बेटा इस लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन और वैल्यूएशन ऑफ हाउस एट कंसेशनल रेंट। ठीक है, ये हम मर्ज करके पढ़ेंगे। ये आपके लिस्ट में पर्क नंबर 1 और 2 है। ठीक है, हम कोई नंबर दे रहे हैं, आपके नोट्स दिए गए हैं, उसमें मैंने इसको नंबर 1 और 2 पर रखा। तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा, पर्क का नाम रहेगा बेटा वैल्यूएशन ऑफ हाउस। वैल्यूएशन ऑफ हाउस। तो एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को रहने के लिए एक हाउस प्रोवाइड किया है, इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा? बेटा पहले तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में वैल्यू एज पर गवर्नमेंट रूल्स। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आप वैल्यूएशन ऑफ हाउस में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट में इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं दी गई है। इट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में नहीं बनेगा, इसको भूल जाइएगा। किसके ऊपर बनेगा बेटा? अदर एम्प्लॉयज या कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, तो यस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूल्स आर गिवन। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे क्लास में। तो बेसिकली वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन कमिंग पीरियड, वो बेटा पूरा का पूरा वैल्यूएशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहेगा। ठीक है, नोट्स अगर आप एक बार रेफर करें तो साफ साफ वहां पर आपको टैबलर फॉर्म में बनाया गया है। ये है ए, ये बी और लास्ट है सी, होटल एकोमोडेशन। वो थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले बात करते हैं हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैल्यूएशन ऑफ हाउस। वैल्यूएशन ऑफ हाउस। चलिए, यहां पर दो कैटेगरी आपको बनानी होंगी। यहां पर आपको दो कैटेगरीज आपको बनानी होंगी। क्या है ये कैटेगरीज? हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या ये घर एम्प्लॉयर का अपना? जैसे कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग बनवा देती हैं। ठीक है, या फिर किराए पर लिया गया है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। कंपनी ने अपने मकान नहीं बनाए, कंपनी मार्केट से किराए पर मकान लेती है और एम्प्लॉयज को रहने के लिए दे देती है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो दो कैटेगरी में है, जहां पर मकान एम्प्लॉयर का अपना है और यहां जहां पर मकान एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है, एम्प्लॉयर रहने के लिए दिया है। पहली बात करते हैं, अगर हाउस एम्प्लॉयर का अपना है तो बेटा क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, रादर वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पर वैल्यू ऑफ हाउस 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी। हाउस का वैल्यूएशन होगा या तो 7.5% या 10% या 15%, इसका बेटा सैलरी का। अब सैलरी का मीनिंग थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जैसे हमने एचआरए में पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड में पढ़ा, ग्रेचुइटी में पढ़ा, तो ऐसे ही यहां पर भी हम सैलरी का एक मीनिंग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये कब 7.5 लगेगा, कब 10% लगेगा बेटा, कब 15% लगेगा। अगर हम बात करते हैं 7.5, ये 7.5 कब हमारा अप्लाई किया जाएगा? देखिएगा, अगर पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन बेस्ड है बेटा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन।
ये नोट्स में सारा आपको दिया गया है। ये डिपेंड करता है ऑन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ऑफ एरिया है अप टू 10 लाख तो हम लेंगे 7.5%। मतलब जिस एरिया में मकान किराए पर लिया गया है, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन दैट इज सिटी की पॉपुलेशन बेटा अगर 10 लाख तक है तो लगेगा 7.5%। अगर मोर देन 10 लाख है बट अप टू 25 lakhs तो ये लगेगा 10%। और अगर ये है बेटा मोर देन 25 lakhs तो ये लगेगा बेटा 15%। ठीक है, तो अप टू 10 लाख है तो 7.5%, अगर मोर देन 10 लाख है बट अप टू 25 लाख तो 10%, और बेटा अगर ये 25 लाख से ज्यादा है तो 15%। ठीक है, एमसीक्यू पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर बन सकता है, याद रखिएगा एमसीक्यू पर्टिकुलर बेटा इस पॉइंट के ऊपर बन सकता है, तो ये बहुत ध्यान से आपको करना है। ठीक है, तो यहीं पर एमसीक्यू बन सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर का अपना मकान है जो एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया गया है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है आपकी, 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी। ठीक है बेटा, अगर मकान एम्प्लॉयर का अपना है, अगर मकान एम्प्लॉयर का अपना है तो ये हुआ, बट अगर एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया है और एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है तब क्या होगा बेटा, चलिए इसको करते हैं वैल्यू। अब यहां पर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यहां पर वैल्यू है फिक्स 15% ऑफ सैलरी। ध्यान रखिएगा बेटा यहां पर पॉपुलेशन चेक नहीं करते, यहां पर फिक्स है 15% ऑफ सैलरी, मगर इसे कंपेयर करते हैं और एक्चुअल रेंट, इसे कंपेयर करते हैं आप बेटा एक्चुअल रेंट के साथ ऑफ हाउस, whichever is lower। ठीक है, तो 15% ऑफ सैलरी आप निकालेंगे, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे whichever is lower। याद रखिएगा बेटा यहां पर पॉपुलेशन को चेक नहीं किया जाता, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर का अपना मकान है तो 7.5 या 10 या 15% ऑफ सैलरी, और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर मकान लिया है, एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, तो वैल्यूएशन होता है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट हाउस whichever is lower। डन यहां तक, आगे बढ़े आप। ठीक है बेटा, आगे बढ़े यहां पर। चलो सैलरी अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे सैलरी का मीनिंग क्या होता है। जब एमसीक्यू आएगा तो ये मानकर चलेगा बेटा कि सैलरी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको केवल हाउस का वैल्यूएशन करना होगा। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आइए देखते हैं एक बार। XYZ Limited has provided a house to Mr. Z। Z कौन है, एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ हाउस इसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए। ठीक है, अब सिचुएशन या केसेस मैं बनाता हूं और आप उसका बेटा आंसर देंगे। ठीक है, ये आपका है। अब अगर मैं इसके साथ आपका अटैच कर दूं सिचुएशन, हाउस ओन्ड बाय XYZ लिमिटेड एंड पॉपुलेशन ऑफ एरिया है मान लीजिए
7 लाख। ठीक है, तो बताओ हाउस का वैल्यूएशन कितना होगा? तो बेटा वैल्यू ऑफ हाउस कितनी होगी? हाउस बाय कंपनी, जब एम्प्लॉयर का अपना हाउस होता है तो हाउस का वैल्यूएशन होता है 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितने एरिया की? 7 लाख। तो बेटा वैल्यूएशन कितना होगा? 7.5% ऑफ सैलरी, 2 लाख का 7.5%। ठीक है, ये हो जाएगा 15,000 रुपए। पूरे साल का है ये फुल ईयर की सैलरी आपको गिवन। ठीक है, अब 4 आपको गिवन होंगे। 15,000 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चेंज करें थोड़ा सा। हाउस ओन्ड बाय XYZ लिमिटेड, पॉपुलेशन ऑफ एरिया 7 लाख, तो आंसर है ये। अच्छा बेटा, अगर ये 7 लाख की जगह पॉपुलेशन होती 17 लाख, 17 लाख, तो बताओ ऑप्शन। अगर 7 लाख की जगह 17 लाख होता तो बताओ आंसर कितना होता? बेटा फिर हो जाता हमारा 10%। कितना हो जाएगा? 10%, मतलब 20,000। ठीक है, फिर आपका ऑप्शन होगा 20,000। और अगर 17 लाख का मान लो ये होती 27 लाख, 17 लाख की जगह होती 27 लाख, कहते सर अब तो पॉपुलेशन 25 लाख को क्रॉस कर गई, तो आप कितना लेते बेटा? 15%। 15% मतलब 30 लाख रुपीज। गॉट इट? तो ये प्रैक्टिकल एमसीक्यू हो सकता है आपका। अच्छा, अगर कंपनी कहती हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉय, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर $2,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर मकान किराए पर लिया है 2,000 पर मंथ पर। तो आइए बेटा, यहां पर मकान एम्प्लॉयर का अपना था तो वैल्यूएशन हमने पॉपुलेशन बेस रखा, बट जब एम्प्लॉयर का मकान अपना नहीं है, किराए पर लिया गया है, तो वैल्यू फिक्स होती है। बताया था ना। अब वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ हाउस एक्चुअल रेंट, सॉरी पहले लो अपना हुई 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कितने हमारे पास? 2 लाख। ये फिक्स है, याद रखिएगा 30,000। और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना? 2,000, तो पूरे साल का कितना हो गया? 24,000। विच एवर इज लोअर। तो अब वैल्यूएशन बेटा कितना होता? 24,000 रुपया। तो जब घर एम्प्लॉयर अपना है 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बट जहां पर एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया है तो वैल्यूएशन होता है 15% ऑफ सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। ठीक है, चलो अब थोड़ा गोल्डन रूल की तरफ बढ़े। गोल्डन रूल याद है ना? ये होता है वैल्यूएशन ऑफ हाउस। ये होता है बेटा वैल्यूएशन ऑफ हाउस। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने बेटा एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया है और घर के साथ फर्नीचर भी दिया है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया और घर के साथ फर्नीचर भी दिया। ये जो आपने ट्रीटमेंट किया है ये टेक्निकली कहलाता है वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, मतलब केवल घर दिया गया है। अगर घर के साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है तो टेक्निकली इसे कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड मतलब घर के साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेटा घर के साथ फर्नीचर भी दिया गया है तो आप करेंगे वैल्यूएशन हाउस का, ये जो आपने करा है, और फिर इसके साथ आप ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर मैंने आपको सिखाई थी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर मैंने आपको सिखाई थी जब हमने 10 पर्क किए थे। और अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस में लगाए हैं आपके लेक्चर्स। तो बेटा जब आप वैल्यूएशन ऑफ हाउस में हाउस के साथ फर्नीचर की भी कैलकुलेशन करनी होती है तो वैल्यूएशन बिल्कुल ही होगा जैसे यूज ऑफ मूवेबल एसेट में हमने किया था। बता देता हूं क्या था। सो अभी जो आपने सीखा
ये था वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, बट अगर फर्नीचर भी साथ में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ हाउस, जो अभी आपने निकालना सीखा, वैल्यू ऑफ हाउस। ठीक है, और इस वैल्यू ऑफ हाउस में बेटा आप प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो अगर घर के साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है तो पहले आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ हाउस और फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकाली जाती है, दो सिचुएशन है यहां पर भी। क्या ये एम्प्लॉयर का अपना है फर्नीचर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्या फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, या फिर किराए पर लिया गया है, हायर्ड। अगर किराए पर लिया गया है तो आपकी वैल्यू होगी हायर चार्जेस। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड 10% पर एनम। ये पर एनम इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं, अगर 6 महीने के लिए दिया गया तो बेटा फर्नीचर की वैल्यू 6 महीने के लिए प्लस करेंगे। तो अगर फर्निश्ड हाउस प्रोवाइड किया गया है, पहले आप हाउस का वैल्यू करेंगे और हाउस की वैल्यू करने के बाद फर्नीचर की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। हाउस का वैल्यूएशन तो आपको समझ आ गया, हाउस के साथ हम फर्नीचर का वैल्यू भी करना सीखते हैं। कंबाइंड क्वेश्चन बेटा एक मैं आपको करवा रहा हूं, यहां पर देखिएगा। XYZ लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय, शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, मोहन को प्रोवाइड किया है हाउस along with फर्नीचर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया और घर के साथ फर्नीचर भी दिया। ठीक है, चलो ठीक है, हाउस एंड फर्नीचर, अच्छा हाउस टेकन ऑन रेंट, हाउस एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया है 3000 पर मंथ, फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख। आपको हाउस का वैल्यूएशन करना है, सैलरी बता देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ हाउस, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा 3 लाख रुपया। ठीक है, चलिए हाउस का वैल्यूएशन करते हैं। अगर हाउस के साथ फर्नीचर भी दिया गया है तो पहले आपको वैल्यूएशन करना है बेटा केवल और केवल हाउस का, और उसके बाद प्लस करेंगे फर्नीचर। तो पहले हाउस का वैल्यूएशन करते हैं हम, वैल्यू ऑफ हाउस। याद है वैल्यू ऑफ हाउस में पहले चेक करते हैं एम्प्लॉयर का मकान अपना है या किराए पर लिया है। ध्यान से देखो, हाउस टेकन ऑन रेंट, और जब मकान किराए पर लेता है एम्प्लॉयर तो वैल्यूएशन क्या होता है बेटा, 15% ऑफ एक्चुअल रेंट, सॉरी 15% ऑफ सैलरी 45,000 या एक्चुअल रेंट 36,000, विच एवर इज लोअर। ठीक है जी, तो बेटा ये लोअर आपके पास आ जाएगा 36,000। यह है वैल्यू ऑफ हाउस, और इस वैल्यूएशन ऑफ हाउस में ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्लस फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू, अगर वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखिए, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%, और अगर ये भी किराए पर लिया गया तो बेटा एक्चुअल हायर चार्जेस। फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है ओन्ड, तो वैल्यूएशन कितना होगा, एक्चुअल कॉस्ट का 10%, 1 लाख का 10%, ये आएगा बेटा 10,000। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस हो गई 46,000। डन। तो अगर घर विदाउट फर्नीचर दिया गया होता तो आंसर है 36, और अगर घर के साथ फर्नीचर भी दिया गया है विद दिस इंफॉर्मेशन
इज 46,000। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जरूर कीजिएगा। बट अभी कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं। व्हाट इज द, अभी एक चीज समझिएगा बेटा, यहां पर गोल्डन रूल, अगर ये घर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, मतलब रेंट फ्री हाउस या रेंट अकोमोडेशन, तो वैल्यू है 46,000। ठीक है, अब जरा यहां पर देखना, सिचुएशन इसकी देखो बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरा एट कंसेशनल रेंट ऑफ 2000 पर मंथ। दो सिचुएशन में आपको दे रहा हूं। अगर कुछ नहीं लिखा तो आंसर है 46, कुछ नहीं लिखा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया है, मोहन को रहने के लिए मकान दिया है विद फर्नीचर, और कोई भी पैसा रिकवर नहीं किया, तो गोल्डन रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट गोल्डन रूल क्या था, अगर पर्क के बदले एम्प्लॉय कुछ पैसा वापस करता है एम्प्लॉयर को, अमाउंट पेड माइनस कर दिया जाता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पर्क। तो बेटा पर्क की वैल्यू कितनी है? 46। अब देखो, अगर मकान फ्री में रहने के लिए दिया गया है, तो मोहन को जो फायदा हो रहा है, टैक्सेबल बेनिफिट है, ये है 46,000। बट बेटा अगर एम्प्लॉयर XYZ लिमिटेड मोहन से कहते हैं, देखो भाई मोहन, मैं तुम्हें रहने के लिए मकान भी दूंगा, यूज करने के लिए फर्नीचर भी दूंगा, जिसकी कुल टैक्सेबल वैल्यू है 46,000, मगर देखो मैं तुम्हें फ्री नहीं दूंगा, मैं इसके लिए एक बहुत छोटा सा पैसा तुमसे रिकवर करूंगा, 2,000 रुपए पर मंथ। तो बेटा मोहन जो ये 2,000 रुपए पर मंथ एम्प्लॉयर XYZ लिमिटेड को दे रहा है, ये माइनस कर दिया जाएगा फ्रॉम वैल्यू ऑफ पर्क। ठीक है, तो 46,000, तो देखो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा बेटा? पूरा 46,000। बट अगर कंसेशनल रेंट पर दिया गया है एट 2000 पर मंथ, तो अब टैक्सेबल अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब आप टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 46,000 माइनस 24,000, 22,000। 46,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 22,000। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो, वेरी गुड। आई विल सजेस्ट इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन एक ही नंबर का आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट एग्जामिनर एक से ज्यादा एमसीक्यू नहीं डिमांड करेगा, बट बेटा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ हाउस? 95% से 95 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, बेटा वहां पर सैलरी गिवन होगी, मतलब चांसेस हैं ब्राइट के सैलरी गिवन होगी। बट बहुत रेयर सिचुएशन में सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नंबर के लिए फिजिबल नहीं। बट स्टिल अगर सैलरी गिवन नहीं है, जैसे मैंने आपको दी थी, और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? याद है एचआरए में सैलरी कैलकुलेट की थी, तो यहां पर भी सैलरी कैलकुलेट करना बेटा सीखेंगे। यहां की सैलरी थोड़ी सी बड़ी, एग्जामिनर इतनी डिटेल में आपको नहीं देगा, बट एक क्वेश्चन में आपके नोट्स में कवर करूंगा, आपके नोट्स में कवर होगा बेटा। ठीक है, तो उसे आप जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं सिर्फ थियोरेटिकली आपको समझा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ हाउस। सो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ हाउस, बेसिक plus DA forming part of salary for retirement benefit plus any commission। बेटा अभी तक आप जब कमीशन ऐड करते थे एचआरए की सैलरी में या ग्रेचुटी की सैलरी में, ठीक है, प्रोविडेंट फंड की सैलरी में जब करते हैं, तो वहां पर आप लेते हैं कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स। बट यहां पर है कमीशन, कोई भी कमीशन हो लिया जाएगा, प्लस बोनस। और बोनस बेटा एक्चुअल लेना है। याद है आपको क्लास 1 में मैंने आपको समझाया था, बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। यहां पर टैक्सेबल बोनस नहीं, यहां पर एक्चुअल बोनस है, चाहे वो मिला है या नहीं मिला,
एक्चुअल बोनस आपको लेना होगा, ठीक है। प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस बेटा आप कवर करेंगे, मतलब अलाउंसेस का केवल टैक्सेबल पोर्शन आपको लेना है। प्लस एनुअल लीव सैलरी। एक्चुअली यहां टेक्निकली वर्ड आता है एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट अदर देन पर्क, मतलब पर्क को छोड़कर अगर कोई और कैश बेनिफिट मिला है यहां पर लिखिए बेटा। इसमें अगर आप डिसएनालाइज करेंगे तो उसमें केवल एनुअल लीव सैलरी ही बचता है। नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है डेफिनेशन, पर मैंने जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही लिखा है, ठीक है। तो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलिएगा। तो बेटा जब आप हाउस का वैल्यूएशन करते हैं तो हाउस के वैल्यूएशन करते हुए ये होती है डेफिनेशन ऑफ सैलरी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। आदत है ये तो जाएगी नहीं जब तक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए, ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है यही प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बेटा यहां लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखवा देता हूं क्वेश्चन, ताकि अगर आपको नोट्स में नहीं भी मिले आगे पीछे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे मिस्टर एस इज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड और एस के लिए दी गई है बेसिक सैलरी डीए, बेसिक सैलरी 18,000 पर मंथ, डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और इसका बेटा दिया गया है हमें 39% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन 2450 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 per month each for 2 children, 2 बच्चों के लिए दिया गया है ये, ठीक है, 2 children। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ, ठीक है। एंड लीव सैलरी, ये मैं कैलकुलेटेड अमाउंट आपको दे रहा हूं बेटा। एनुअल लीव सैलरी जो आपको दिया गया है इट इज 4,200, ठीक है। ही इज प्रोवाइड with rent-free accommodation in Delhi। एबीसी लिमिटेड ने एस को दिल्ली में रहने के लिए घर दिया। आरएफए मतलब रेंट फ्री, रेंट मतलब गोल्डन रूल अप्लाई नहीं होगा बेटा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, और फर्नीचर भी नहीं दिया लिखा है, तो केवल हाउस का वैल्यूएशन आपको करना है। जब आप हाउस का वैल्यूएशन करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करनी है सैलरी। इससे पहले मैंने आपको 2, 3, 4 एग्जाम्पल कराए हैं, सभी में आपको सैलरी गिवन थी जैसे कि नॉर्मली गिवन होगी। बट अगर एग्जामिनर आपसे सैलरी हाउस की कैलकुलेट करवाना चाहता है तो क्या क्या शामिल होता है, तो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का अपना मकान होगा, क्योंकि आपको ये नहीं लिखा एम्प्लॉयर ने मकान किराया पर लिया है। कैसे चेक करेंगे एम्प्लॉयर का अपना मकान है किराया पर लिया बेटा, ये आइडेंटिफाई किया जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि मकान एम्प्लॉयर का अपना है या किराए पर लिया गया है, तो चेक कीजिए। अगर एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया होता तो ये साफ साफ लिखा होता मकान का एक्चुअल रेंट कितना है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल रेंट एंड एनी इंफॉर्मेशन, इट इज नॉर्मल अजम्पशन दैट हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। और जब एम्प्लॉयर का अपना घर होता है तो वैल्यूएशन होता है 15% ऑफ सैलरी, ठीक है, और एक्चुअल रेंट। तो पहले क्या निकालेंगे, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ हाउस, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन,
सैलरी में क्या क्या शामिल होता है बेटा? बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है? देखो बेसिक सैलरी 18,000 पर मंथ, तो 18,000 रुपए पर मंथ है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड 12, ये आपके पास होगा 2,16,000 प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो डीए कितना है? डीए है 20%, तो 2,16,000 का 20%, और बेटा इसका 39% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो पहले निकालेंगे डीए, 21,600 का 20% हो गया डीए, फिर इसका 39% डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कम्स आउट 16848, 16848। थर्ड कमीशन, कमीशन, तो बेटा यहां पर कमीशन आएगी 2450 मल्टीप्लाइड 12, 29400, 29400। नेक्स्ट बोनस, बोनस यहां गिवन नहीं है तो बोनस इग्नोर कर दिया। टैक्सेबल अलाउंसेस, अब देखो मतलब अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन आएगा बेटा, तो दो अलाउंसेस आपको नजर आ रहे हैं, 1 और 2, तो इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालो और ऐड कर दो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे? देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है? 300 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। टैक्स फ्री कितना होता है? 100 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, इतना मिला है ये टैक्स फ्री। ठीक है, इतना मिला है बेटा ये टैक्स फ्री। तो अगर आप इसको टोटल लिखते हैं कितना आएगा ये चेक कीजिए। ये थोड़ा सा आई थिंक, सॉरी बेटा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 3 के लिए नहीं मिला है, 2 के लिए मिला है, तो ये मल्टीप्लाई 2 होगा, सॉरी मल्टीप्लाई 2 होगा। तो ये है 36 मल्टीप्लाई 2 7,200, एग्जाम 24, तो टैक्सेबल कितना होगा हमारा? 4,800, 4,800। ठीक है, 4,800। तो टैक्सेबल अलाउंसेस में एक कवर हो गया सीईए, ये हमने कैलकुलेट किया 4,800। और बेटा दूसरा लेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला है? 2,000 पर मंथ। टैक्स फ्री कितना होता है? 800 पर मंथ। तो टैक्सेबल कितना हो गया? 1,200 रुपए पर मंथ, मल्टीप्लाई 12 करेंगे 14,400। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट 14,400। तो ये हो गए टैक्सेबल अलाउंसेस। और लास्ट क्या आता है? लीव सैलरी, एनी अदर कैश पेमेंट, लीव सैलरी। लीव सैलरी है 4,200, 4,200। टोटल बेटा अगर आप करते हैं यहां आता है 285,648, 648। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं केवल आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, अदरवाइज एग्जामिनर 1 नंबर के एमसीक्यू इतनी डिटेल आपको नहीं देगा और ना ही पूछेगा। ठीक है, अब आप वैल्यूएशन ऑफ हाउस करेंगे। हाउस एम्प्लॉयर का अपना है, हमने फिक्स कर दिया था, तो वैल्यूएशन होगा 15% ऑफ सैलरी। पॉपुलेशन चेक नहीं करेंगे, 15% ऑफ सैलरी। सो हाउस का वैल्यूएशन 15% ऑफ सैलरी 285,648, it comes out I'm sorry, एक चीज सॉरी, हाउस बेटा एम्प्लॉयर का अपना है, जब हाउस एम्प्लॉयर का अपना होता है तो वैल्यूएशन कितना होता है? 15% ऑफ सैलरी। एक्चुअल एंड सॉरी नहीं आएगा, 15% ऑफ सैलरी या 7.5% ऑफ सैलरी या 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, हाउस कहां पर है? मैंने रब कर दिया, एक बार अपने नोट्स में चेक कीजिएगा। हाउस कहां पर दिया गया है? ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए फ्री में मकान दिया, कहां पर? दिल्ली में। अब जब एम्प्लॉयर का अपना मकान होता है, जब एम्प्लॉयर का अपना मकान होता है बेटा, तो वैल्यूएशन कितना होता है? वैल्यूएशन होता है 7.5% या 10% या 15% ऑफ सैलरी। तो वैल्यूएशन करेंगे
क्वेश्चन में लिखा है मकान रहने के लिए दिल्ली में दिया गया है। बेटा दिल्ली की पॉपुलेशन हमारी 25 लाख से ज्यादा है, जो मेट्रोज हैं सभी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो क्योंकि वैल्यूएशन आप कर रहे हैं तो यहां पर 7.5 नहीं आएगा, 10 आएगा। कितना लेंगे बेटा? 15% ऑफ सैलरी, विच कम्स आउट 42847, 42847। ठीक है। हाँ, अगर यही मकान एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया होता, देखो ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है और ये एमसीक्यू पैटर्न पर नहीं, मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, मल्टीपल आपको मैंने दिए हैं एजम्पशन के साथ, तो ये पूरा आपको करना है, सभी के आंसर दिए गए हैं। ठीक है। अगर ये मकान एम्प्लॉयर ने किराए पर लिया होता तो आप इस वैल्यू को कंपेयर करते एक्चुअल रेंट के साथ, विच एवरेज लोअर। फर्नीचर दिया होता तो फर्नीचर के वैल्यू आप प्लस करेंगे। तो ये आपको 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं इसी सीरीज में एजम्पशन के साथ, तो ये आप प्लीज पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। तो चलो, सिचुएशन 1 हमारे पास थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिचुएशन 2 हमारे पास थी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बेटा कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में। अब चलते हैं एकोमोडेशन अगर प्रोवाइड किया गया इन होटल। नोट्स को एक बार रेफर कीजिएगा। टेबल जो आपको टेबल दी गई बेटा, टेबल में जो ए है कंप्लीट हो चुका है, बी है कंप्लीट हो चुका है, अब चल रहे हैं सी, एकोमोडेशन इन होटल। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एकोमोडेशन इन होटल की बात करते हैं तो बेटा ये गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो अगर एम्प्लॉयर ने रहने की सुविधा एम्प्लॉय को होटल में प्रोवाइड की है तो क्या वैल्यूएशन होगा? पहले तो एक चीज समझिएगा, परमानेंटली ये सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती है, ये टेम्परेरी बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज बहुत कॉस्टली पड़ जाता है कंपनी को। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर दिया, मगर मुंबई में जब भेजा वहां पर रहने के लिए जो मकान दिया जाना था एम्प्लॉय को वो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ या भी नहीं हुआ, तो कुछ दिन के लिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के रहने का इंतजाम होटल में करवा दिया। तो के लिए ऐसे सिचुएशन में होटल में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन बेटा क्या होता है? और याद रखिएगा ये वैल्यूएशन गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉयज के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा, ये एज पर गवर्नमेंट रूल नहीं चलेगा। सो अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया इन होटल, एकोमोडेशन इन होटल, तो बेटा यहां पर हम लेते हैं 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस। मकान में होता है रेंट, यहां पर होटल के चार्जेस या होटल का किराया, विच एवरेज लोअर। ठीक है। यहां फर्नीचर तो अपना लेकर नहीं जाएगा एम्प्लॉयर। ठीक है। तो बेटा यहां पर होटल के चार्जेस, जितना पैसा एम्प्लॉयर होटल को पे कर रहा है या सैलरी का 24% विच एवरेज लोअर। ठीक है। और गोल्डन रूल आप याद रखिएगा, गोल्डन रूल कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर किया है तो उसे क्या कर देंगे? माइनस। चांसेस कम है इस पॉइंट के। हां, इसकी एक्सेप्शन है, अगर एकोमोडेशन इन होटल दिया गया है ऑन ट्रांसफर, मतलब जब एम्प्लॉय को एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर किया गया उस टाइम ये होटल में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है इन मैक्सिमम 15 डेज। तो अगर होटल में एकोमोडेशन दिया गया है जब एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर किया जाता है एम्प्लॉय का, प्लस जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ एकोमोडेशन स्टे है वो है बेटा 15 दिन, देन टैक्स फ्री। ये टैक्स फ्री होता है, तब ये कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन इन होटल प्रोवाइड किया गया है परमानेंट बेसिस पर, देन इट इज टैक्सेबल। बट अगर ये प्रोवाइड किया गया है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन होटल नॉट एक्सीड 15, तब ये वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा बेटा, ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। तो पूरी टेबल हमारी कवर हो गई है, ए बी सी तीनों पॉइंट बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, मीनिंग ऑफ सैलरी नोट्स में देखिएगा, एवरीथिंग आई हैव कवर। आप एक बार नोट्स को गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है।